नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 5 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, जहां हमने यह पढ़ा था कि हड़प्पा की खोज में किन किन लोगों का योगदान था और हड़प्पा का नाम हड़प्पा ही क्यों रखा गया, हड़प्पा का टाइम पीरियड कैसे सेट किया गया और हड़प्पा कालीन बस्तियों से पहले की जो बस्तियां थी वो किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर स्थित थी और वहाँ से किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ये सारी चर्चा हम इस चैप्टर के भाग 1 में कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लगभग पेपर में हर बार आता है, इसकी चर्चा करेंगे। और वो प्रश्न है कि हड़प्पा का ह्रास यानी कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। इससे पहले जितने भी सारी चीज़ें हैं वो मैं इस चैप्टर के भाग 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को जरूर सुनो। इसके साथ साथ चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करा करो, ताकि हम जल्दी जल्दी और भी चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हड़प्पा के पतन के कारण जानते हैं। तो देखो भाई, जितने भी साक्ष्य अब तक पुरातात्विदों को मिले हैं उसके आधार पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है कि भाई हड़प्पा का जो पतन है वो कैसे हुआ होगा। इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा का पतन शायद ऐसे हुआ हो कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ और भूकंप की वजह से, जिसके लिए आगे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और हर एक व्यक्ति के दृष्टिकोणों को भी हम समझेंगे। जैसा कि हमारी किताब ये कहती है कि जब हम हड़प्पा बस्तियों की बात करते हैं तो हड़प्पा बस्तियां जितनी भी थीं, चाहे हड़प्पा देख लो, मोहनजोदड़ो देख लो, कालीबंगन जैसे जो शहर थे, इनका बहुत अच्छे से नियोजन हुआ था। लेकिन जब समय बीता तो ये नियोजन धीरे धीरे करके क्या हो गया, कमज़ोर होता गया। और समस्या ये हुई कि जो पुराने ईंट के बने हुए मकान थे ये बहुत ही घटिया तरीके से बने हुए थे। परिणामतः क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से बस्तियां बनती गई, जनसंख्या बढ़ती गई और नगरों की जनसंख्या जब बढ़ी तो घरों की भी संख्या बढ़ी, घरों की संख्या बढ़ी तो सड़कें और गलियों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। भाई सिंपल सी सीधी सी बात होती है। सपोज डैट किसी ना बस्ती में कुछ लोग रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वहाँ अपने रहने के लिए आवास बनवाएंगे। जब वो अपने रहने के लिए घर बनवाएंगे तो धीरे धीरे वो किस जगह को घेरेंगे, वो उसी जगह तो घेरेंगे जो कभी रोड होती होगी, जहाँ पर कभी मैदान होते होंगे। बिल्कुल हड़प्पा में भी यही हुआ। शुरुआत की जो हड़प्पाई बस्तियाँ थी उनका नगर नियोजन बड़ा ज़बरदस्त था, उनका निर्माण बहुत अच्छे से किया गया था। लेकिन आगे चलकर जो है, जब जनसंख्या बढ़ने लगी, जब क्षेत्रों का विकास होने लगा तो चीज़ें अनियोजित हो गई, चीज़ें अनप्लान्ड हो गई। जो पुरानी ईंटों से बने हुए घर थे वो धीरे धीरे ढहने लगे और नगरों की संख्या बढ़ती गई। परिणामतः सड़क और गलियों पर भी जनसंख्या ने कब्जा कर लिया। अब जो है वो दीवारें, जो गलियां हैं वो धीरे धीरे संकरी होती गई और इसके अलावा घरों के जो आंगन थे उनके बीच में दीवार खड़ी खड़ी करके जो घर थे उनको भी बंटवारा कर दिया गया। शहर बहुत तेज़ी से तंग बस्तियों में बदल रहे थे, पतली पतली गलियां थी और गंदगी का ढेर लगा होता था। मोहनजोदड़ो की जो विस्तृत अध्ययन किया गया है, जो वहाँ की वास्तुकला का अध्ययन किया है, तो ये पता चलता है कि जो स्नानागार के रास्ते थे, जो यहाँ पर बड़ा सा स्नानागार मिला था, वो रास्ते भी आगे चलकर रुक गए थे। इन सब के कारण क्या थे ये आगे चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, चित्रकारी होती थी, लेकिन आगे चलकर ये सब चीज़ें खत्म हो गई। खत्म हुई तो कैसे खत्म हुई? इतना ही नहीं, जब हम हड़प्पा का अध्ययन और भी गहराई से करते हैं तो हमें पता चलता है कि हड़प्पा में कोई एक समूह ऐसा आया होगा बाहर से, जो कि अंतिम संस्कार दफना के करता होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो, जो हड़प्पा से कब्रें मिली हैं उसमें बड़े पैमाने पर यह पता चलता है कि शवों का अंतिम संस्कार दफना कर किया जाता था। तो ऐसे में इतिहासकारों की दो राय हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि हड़प्पा के लोग ही अंतिम संस्कार दफनाकर करते होंगे, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं नहीं, ये कोई बाहरी समूह था जो अंतिम संस्कार शवों को दफनाकर करता था। तो इस प्रकार से जब आप हड़प्पा कालीन बस्तियों के पतन की ओर देखोगे तो उसका पहला कारण क्या होगा, अनियोजित तरीके से आगे बस्तियों का बसना, और शायद कोई बाहरी समूह जो आया था उसने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया होगा। इसके अलावा कुछ अन्य कारण दिए गए हैं जिनकी चर्चा विस्तृत रूप से यहाँ से की गई है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो बाढ़ की वजह से हुआ। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सिंधु नदी व अन्य नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ का इकोलॉजी सिस्टम था, पर्यावरण जो सिस्टम था वो खत्म हो गया होगा। कुछ कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी। जैसे कि सबसे पहले हम बाढ़ और भूकंप की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने के साक्ष्य भी मिले हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो,
तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ वो बाढ़ के आने की वजह से हुआ है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ना खुदाई से बहुत सारी ना रेत मिली है। तो लोगों का कहना है कि जो रेत आई है, जो गाद आई है, ये सिंधु नदी की वजह से ही आई होगी और बड़े पैमाने पर बाढ़ आई होगी। लेकिन पता है, इतिहासकार जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि बाढ़ एक बार आई है, बाढ़ तो यहाँ पर कई कई बार आई है। फॉर एग्जाम्पल, इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं, पुरातात्विद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो लंबा इतिहास है इसमें कई बार बाढ़ें आईं। और जब जब बाढ़ आती थी तो कीचड़ युक्त, कीचड़ से भरी हुई मिट्टी आ जाती थी। कीचड़ से जो भरी हुई मिट्टी आती थी वो सारे घरों को अपने नीचे दबा देती थी। तो लोग बाग पता क्या करते थे, लोग बाग पुरानी ईंटों को खोद खोद कर निकालते थे और फिर से ऊंचाई पर घर बनाना शुरू कर देते थे। फिर बाढ़ आती थी, फिर चीज़ें दब जाती थी, फिर लोग नीचे से ईंटों को निकाल देते, फिर ऊंचाई पर घर बनाने शुरू कर देते थे। तो ऐसे में पता चलता है कि हड़प्पा में कई कई बार बाढ़ आई। रिहायशी क्षेत्रों की खुदाई से पता चलता है कि 70 फुट ऊंचाई तक ये सिलसिला चलता रहा। यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई कई बार बाढ़ आई होंगी जिससे 70 फुट ऊंची गाद जम गई होगी। तो बार बार बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ से विस्थापन ही कर लिया होगा भैया कि यहाँ पर रहना ही मुश्किल है, बार बार बाढ़ आएगी, बार बार हम घर बनाते रहेंगे, बार बार बाढ़ आएगी, बार बार घर हम बनाते रहेंगे। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उनसे ये पता चलता है कि बाढ़ एक बार नहीं, कई कई बार आई होगी बाढ़, क्योंकि एक के बाद एक परत, एक के बाद एक परत मिली है और लगभग 70 फुट से लेकर 80 फुट तक गहराई तक ये परतें मिली हैं। जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग बार बार बाढ़ आने की वजह से क्या हो गए होंगे, यहाँ से पलायन कर गए होंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रेक्स। रेक्स की कल्पना क्या कहती है, तो देखो ये महाप्रलय के बारे में बताती है। इनका पूरा नाम था R.L. रेक्स। ये बहुत बड़े जल विज्ञानी थे, बहुत फेमस जल विज्ञानी थे। इनका मानना यह है कि जब हड़प्पा बस्तियों में बाढ़ आती थी तो लगभग 30 फुट तक गाद को जमा कर देती थी। फिर क्या होता था, लोग दोबारा से इस क्षेत्र को बसाते थे और जो पुराने क्षेत्र होते थे वो पूरी तरीके से डूब जाते थे। उन्होंने ये भी बताया है कि इस क्षेत्र में शायद भूकंप भी आ सकता होगा और भूकंप जब आया होगा तो उसकी वजह से ही बहुत सारे क्षेत्र जमीन के नीचे क्या हो गए होंगे, दब गए होंगे। और उसके बाद जब बाढ़ आई होगी तो सिंधु नदी के पानी में क्षेत्र पूरा का पूरा डूब गया होगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील बन गई होगी, जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो जैसे जो शहर है वो पूरी तरीके से डूब गए होंगे। यानी कि रैक्स पता क्या कह रहा है, रैक्स ये कह रहा है कि सबसे पहले भूकंप आया होगा और जब भूकंप आया होगा तो यहाँ की बस्तियाँ जो है वो दब गई होंगी और सिंधु नदी का जो पानी है इन बस्तियों में घुस गया होगा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को पूरी तरीके से नीचे दब गया होगा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर दब गए होंगे। तो बात तो ये ठीक भी कह रहा है, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा इसने थोड़ा सा इतिहास का सहारा भी लिया है, जैसे कि आप प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल का अध्ययन बताता है कि एक महा जल प्रलय आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्रों का पतन हुआ था। ऐसे हमारे पुराणों को आप पढ़ोगे, विष्णु पुराण को पढ़ोगे तो पता चलता है कि बहुत बड़ी जल प्रलय आई होगी। तो ऐसे में धार्मिक कारकों से भी इस क्षेत्र को जोड़ा जाता है। लेकिन जो ये बंदा है ना रेक्स, इसकी ना आलोचना भी की जाती है। उसका रीज़न ये है, कुछ बहुत सारे विद्वान जो है वो इसकी बात को मानते नहीं है रेक्स की। वो पता है क्या कहते हैं कि बाढ़ आई होगी, ये बात ठीक है, लेकिन भूकंप की वजह से क्या होगा, क्षेत्र नीचे चला गया होगा, उसमें पानी भर गया होगा, रेत जम गई होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो भूकंप आ भी गया होगा और उस क्षेत्र में चीज़ें नीचे धंस भी गई होंगी तो इतने सारा फिर पानी कैसे आया, और अगर आया तो फिर वो बाद में सूख क्यों नहीं गया, और फिर वो जो वहाँ पर झील है अब क्यों नहीं है। तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है भाई। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ है और ये कई कई बार आई जिसकी वजह से लोग पलायन कर गए। रेक्स ने इसके बारे में बताया, लेकिन उसकी आलोचना भी की गई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का दूसरा कारण है सिंधु नदी का मार्ग बदलना। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सिंधु नदी है वो एक अस्थिर नदी थी जो कि अपना तल लगातार बदलती थी। ऐसे में सिंधु नदी में एक बार ज़्यादा पानी आ गया और वो 30 मील दूर तक चली गई। परिणामतः आसपास के क्षेत्र जो है पूरी तरीके से डूब गए और दूसरे जो क्षेत्र थे वो पानी के लिए तरस गए। यानी कि जो ये नदी जो जिन गांवों का पोषण करती थी, जब इस नदी ने अपना पूरा का पूरा रास्ता बदल लिया तो जिन क्षेत्रों को यहाँ से पानी मिलता था वो तो पूरी तरीके से सूख गए और जो दूर की बस्तियाँ थी वो पूरी तरीके से डूब गई। जो क्षेत्र सूखे की क्षेत्र चपेट में आ गए उन लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया। परिणामतः ये हो कि हड़प्पा का पतन हो गया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में शुष्कता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। माफ़ कीजिएगा, मैं पीडीएफ को आगे बढ़ाना भूल गया। मैंने ये वाला जो यहाँ सिंधु नदी का मार्ग बदलना है ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया था। कुछ लोग कहते हैं शुष्कता में वृद्धि होगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और यहाँ पर सूखा पड़ गया होगा। जैसे कि डीपी अग्रवाल और सूद जैसे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इन्होंने हड़प्पा पतन का कारण ये बताया है कि इस क्षेत्र की ना जलवायु बदल गई थी। घग्गर नदी सूख गई थी, हाकरन नदी सूख गई थी और
जैसा कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और राजस्थान में बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं हड़प्पा के बारे में, जिससे ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्षेत्र में सूखा पड़ गया होगा और जिसकी वजह से यहाँ के लोग यहाँ से चले गए होंगे। क्योंकि घग्गर एक शक्तिशाली नदी थी जो समुद्र में गिरने से पहले पंजाब और राजस्थान और कच्छ के रन से होकर बहती थी और बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की जीवन रेखा थी। इसके अलावा सतलुज और यमुना नदी भी यहाँ की सहायक नदियाँ होती थीं। तो ये माना जाता है कि आगे चलकर जो घग्गर नदी सूखी, जिसके परिणाम था ये क्षेत्र पूरी तरीके से शुष्क हो गया, रेगिस्तान में बदल गया और यहाँ के सारे लोग पलायन कर गए। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक बड़ा कारण माना जाता है बाहरी लोगों का आक्रमण, शायद आर्यों का आक्रमण। व्हीलर जैसे इतिहासकारों का ये मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ, क्योंकि आर्यों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और उनके पास लोहे के हथियार भी थे, जबकि हड़प्पा वालों को लोहे का ज्ञान नहीं था और वो शांतिप्रिय व्यक्ति थे, वो युद्ध की कोई तैयारी नहीं करते थे। क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे कंकाल मिले हैं, जो जिसमें कहीं पर धड़ का जो है अलग पड़ा हुआ है, सिर अलग पड़ा हुआ है, हाथ कटे हुए हैं, जिससे पता चलता है यहाँ बहुत बड़ा जनसंहार हुआ होगा। इसके अलावा आप सभी को पता है जो आर्य थे ये वैदिक सभ्यता को मानते थे और ऋग्वेद में वर्णन भी किया गया है कि युद्ध का जो देवता है वो इंद्र है और युद्ध के जो देवता इंद्र हैं इन्हें पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला। तो ये माना जाता है कि जब आर्य लोगों ने हड़प्पा लोगों पर आक्रमण किया होगा तो उन्हें इस क्षेत्र को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया होगा, जैसे कि ऋग्वेद के अध्ययन से पता भी चलता है। आगे चलकर आर्यों ने यहाँ युद्ध लड़ा होगा और हड़प्पाई लोगों को पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया होगा। तो कुल मिलाकर हड़प्पा के जो कारण हैं वो बाढ़ और भूकंप हैं। इसके अलावा नदी ने मार्ग बदल लिया होगा, शुष्क क्षेत्र आ गए होंगे और आर्यों का जो आक्रमण हुआ होगा उसकी वजह से हड़प्पा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जैसे कि लिस्ट हमें बताती है। आगे इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि शायद पर्यावरण का जो है असंतुलन हुआ होगा, जिसकी वजह से भी हड़प्पा का क्या है पतन हुआ होगा। यानी कि कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हड़प्पा एकदम से अचानक से खत्म हो गई होगी। तो अचानक से कैसे खत्म हो सकती है कोई चीज़? जब नेचुरल डिजास्टर आए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, भूकंप आया, बाढ़ आई, तो ये सब क्या है अचानक से होने वाली चीज़ें, किसी लोगों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन जब पर्यावरण बदलता है तो वो एक सीक्वेंस में बदलता है, एक टाइम टू टाइम चीज़ें लेकर चलता है। तो एक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने कहा कि हड़प्पा ने एकदम से नहीं खत्म हुई, हड़प्पा जो ख़त्म हुई वो एक क्रम में ख़त्म हुई, जिसमें एक अच्छा खासा जो है टाइम पीरियड लगा है। वो ये कहते हैं कि पहले ना यहाँ पर बहुत अच्छी उपज होती थी, यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन समय बीतने के बाद ना जो है वो चीज़ें बदल गईं। जितनी भी यहाँ पर खेती होती थी वहाँ का 80% जो है लोग खुद ही खा लेते थे और 20% ना बाज़ार में बेचने के लिए बस बचते थे। यानी कि हड़प्पा में जो खेती होती थी उसमें 80% लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, यानी कि 80% अनाज का वो खुद उपभोग करते थे, जबकि 20% बाजार के बेचने के लिए रखते थे। आगे चलकर आबादी बढ़ती गई। मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की आबादी 35,000 थी और ऐसे में इन लोगों की आवश्यकता के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्न उगाने की ज़रूरत थी। तो फेयर सर्विस ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उगाने की वजह से भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ। इसके अलावा जल, जंगल, खाद्यान्न और ईंधन के स्रोतों में फिर कमी आने लगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, मवेशियों की संख्या में कमी आने लगी, नगरों की संख्या बढ़ने लगी और गाँवों की संख्या कम होने लगी, जिसकी वजह से जो प्रकृति थी वो अपने रिसोर्सेज पूरी तरीके से नहीं दे पाई और जनसंख्या बढ़ने की वजह से संसाधन कम होने लगे। परिणामतः क्या हुआ, धीरे धीरे प्रकृति बदलने लगी और लोगों के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जनसंख्या धीरे धीरे लुप्त होने लगी। कह रहा है जनसंख्या बढ़ने से जंगल और घास के मैदान भी लुप्त हो गए और उसकी वजह से शायद बाढ़ आई हो या उसकी वजह से शायद सूखा पड़ा हो। ये तो बात सिंपल सी है कि पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का ही परिणाम पड़ता है। फेयर सर्विस का सिद्धांत सबसे अच्छा सिद्धांत है बाकी सिद्धांतों से देखोगे, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पूरी की पूरी सभ्यता आर्यों के आक्रमण से खत्म हुई है तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप सोचोगे पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के मार्ग बदलने की वजह से हुई है तो ऐसा भी नहीं होगा। पूरी की पूरी सभ्यता भूकंप आने से खत्म हुई होगी तो ऐसा भी नहीं हुआ होगा। तो जो ये फेयर सर्विस ने सिद्धांत दिया है सबसे मान्य सिद्धांत है कि हड़प्पा का पतन एक क्रम में हुआ, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया, खाद्यान्न का दबाव बढ़ता गया, भूमि की उपज कम होती गई, धीरे धीरे मरुस्थलीकरण बढ़ता गया, रिसोर्सेज कम होते गए और इस क्षेत्र का पतन हो गया। जो छोटे मोटे लोग बचे वो पलायन कर गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आगे किताब हमें ये बताती है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। हड़प्पा के पतन के बाद भी वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो परंपराएं थी वो आगे चलकर भी जीवित रहीं, जिसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई सभ्यता पूरी तरीके से कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो सिंधु सभ्यता का अध्ययन करने वाले जितने भी विद्वान हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो हड़प्पा के ख़त्म होने का कारण खोजते हैं कि हड़प्पा ख़त्म हुई तो कैसे हुई। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा ख़त्म हुई तो वहाँ के लोग कहाँ गए, यानी कि हड़प्पा की परंपरा आज भी जीवित है। क्योंकि
वहाँ के लोग जो दूसरी जगह बसे होंगे उन्होंने वहाँ के अपनी परंपरा दूसरी जगह पर ले जाए होंगे। 1960 के बाद बहुत सारे अध्ययन ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों ने ये कहा है कि हड़प्पा का भले ही पतन हुआ हो लेकिन वहाँ के लोगों का पतन नहीं हुआ, वहाँ की संस्कृति का पतन नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमें हड़प्पा संस्कृति दिखाई देती है। जैसा कि 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर मलिक और कौशल जैसे विद्वानों ने बहुत सारा ध्यान अपना इसी चीज़ पर लगाया कि हड़प्पा की परंपरा है तो कहाँ है, और इसके अध्ययन के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा करी। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के और उनके निवासियों के जो वहाँ से खाली कर गए थे उनके बारे में पता करने की कोशिश करी कि अगर वो लोग बसे होंगे तो कहाँ बसे होंगे। उन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि हड़प्पा की जो सामान थे वो सामान अन्य जगहों पर खुदाई के दौरान कहाँ कहाँ मिले हैं, हड़प्पा के जो गांव के निवासी थे अगर वो गए थे तो कहाँ गए थे। ऐसे में बहुत सारे जो बर्तन हैं उनका अध्ययन किया गया। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में जो कृषि समुदाय के लोग थे उन वो जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे उनसे उन चीज़ों की तुलना की गई, और जिससे पता चलता है कि हड़प्पा ही तो नष्ट हुई लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की परंपरा आज भी जीवित है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है। जब आप सिंध क्षेत्र की बात करोगे तो सिंध के आमरी जगह पर, चनूदड़ो जगह पर, इसके अलावा झूकर नाम की जगह पर बहुत सारे लोग आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले हड़प्पा के लोग रहते थे। वो अब भी ईंटों के मकान में रहते हैं और उनका जो निवास स्थान है वो वैसा ही है जैसा हड़प्पा के लोग थे। जैसा कि झूकर जगह की नाम है तो झूकर के जहाँ बर्तन है, झूकर संस्कृति के जो बर्तन हैं यहाँ पर आज भी लाल पट्टी थी, काले रंग की चित्रकारी थी, जिससे पता चलता है कि अब हड़प्पा जो है विकसित हो चुकी होगी, क्योंकि हड़प्पा के दूसरे क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध भी तो थे। हड़प्पा के भी ईरान वाले लोगों से संबंध थे और इन लोगों के भी ईरान वाले लोगों से संबंध थे। इसके अलावा कुल्हाड़ियाँ, तांबे के पिन, सिर कुंडलाकार, इन सब चीज़ों का आज भी वो यूज़ करते थे, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा की जो परंपराएं थी, वहाँ की जो वास्तुकलाएं थी, वहाँ के जो बर्तन बनाने के तरीके थे, वहाँ के जो धातु बनाने के तरीके थे, उनका जो दूसरे क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध था वो आगे भी चलता रहा, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा का सिर्फ शहर ही तो बर्बाद हुआ लेकिन उसकी परंपरा चलती रही। हड़प्पा के टाइम पे भारत ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे और आगे चलकर भी भारत ईरान के संबंध बहुत अच्छे रहे। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी मोहरें मिली हैं, बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खुदाइयों में बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ मिली हैं जहाँ से हमें हड़प्पाई सभ्यता, हड़प्पाई संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे मृदभांड यानी कि बहुत सारे बर्तन मिले हैं। इसके अलावा मीताथल, रोपड़ और सीसवाल ऐसे सुप्रसिद्ध शहर हैं जहाँ से हमें हड़प्पा की परंपराओं के बारे में पता चला है। बाड़ा और सीसवाल नाम की जगह से ईंटों के मकान मिले हैं। इसके अलावा गैरिक बर्तन मिले हैं, गैरिक मृदभांड मिले हैं, जो सब हमें हड़प्पा की संस्कृति के बारे में बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए और साथ साथ यही बताइए कि हड़प्पा की परंपरा आज भी जीवित है, तो आप इस चीज़ का आंसर ऐसे दोगे। कक्ष और सौराष्ट्र की बात करोगे जो कि गुजरात के आसपास की जगह हैं, तो यहाँ पर रंगपुर और सोमनाथ जैसे स्थानों का अध्ययन हमें ये बताता है कि आज भी हड़प्पाई जो मृदभांड परंपरा है, हड़प्पा में जो बर्तनों की परंपराएं थी वो आज भी यहाँ पर जारी रही हैं और आगे चरणों में रही हैं, लेकिन समय के साथ ही और भी ज़्यादा समृद्ध हो गई हैं। यहाँ के लोग जिन मृद भांडों का प्रयोग करते हैं, मृद भांड माने बर्तन होता है भाई, ठीक है, वो चमकीले लाल भांडों का यूज़ करते हैं। तो ये बताती है कि ये विकसित हड़प्पा थी। गुजरात में 13 बस्तियां ऐसी मिली हैं खुदाई के दौरान जो कि विकसित हड़प्पा सभ्यता की मानी जाती हैं, जिनके आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या बढ़ती गई और क्षेत्र विकसित हो गए। हड़प्पा की परंपराओं का जो प्रचार प्रसार है वो आगे भी रखा गया। जैसे कि हड़प्पा के लोग अपने पूर्वजों की परंपराओं को चलाते थे, वैसे ही उनके आने वाले जो लोग थे वो उनकी परंपराओं को चलाते थे। लेकिन आज भी हड़प्पा के इतिहास की बहुत सारी जानकारी अधूरी हैं। उसका कारण यही है कि हड़प्पा की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। हालांकि फिर भी जो हड़प्पा की परंपरा है वो हमें ये पता चलती है कि उसके बाद के लोगों ने भी उनकी धार्मिक परंपराओं को चलाए रखा। इतना ही नहीं, जो वहाँ की दस्तकारी थी, जो शिल्पकारी थी, वो आने वाले लोगों ने भी इन चीज़ों को बनाए रखा। जिस प्रकार से हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा और परंपरा आज भी चलती रही है। आगे चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के बारे में बताया गया है। तो हड़प्पा की खुदाई से बहुत सारी चीज़ें, जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है शिव जी की, माता देवी की उपासना, लिंग पूजा के बारे में पता चलता है। तो आज भी ये परंपराएं जारी हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा की परंपराएं आज भी जारी है। हड़प्पा के लोग शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते थे, तो आज भी हम शिव जी की जो पूजा है, महादेव की जो पूजा है, शिवलिंग के रूप में करते हैं। हड़प्पा के लोग भी पवित्र स्थानों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, पवित्र पशुओं की उपासना करते थे, और आज भी तो ये है। मकानों के जो नक्शे हैं,
जल आपूर्ति की जो व्यवस्था है, स्नान पर जो ध्यान देने वाली व्यवस्था है, ये आने वाले समय में भी जारी रही। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि भले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ हो, लेकिन उसकी परंपरा आज भी जीवित है। चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आगे इस चैप्टर का एक सारांश दिया है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे 6 चैप्टर में, वो भी हड़प्पा सभ्यता ही से ही संबंधित है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओ। आई होप सो मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।